हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा चौथा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आज इस अध्याय के भाग 2 को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महिला असमानता और राजनीतिक भागीदारी। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 2। बच्चों, पिछले भाग में हमने समझने का प्रयास किया कि समाज सामाजिक प्राणी के रहने का स्थान है। मनुष्य समाज में रहकर ही सामाजिक प्राणी कहलाता है और समाज में रहते हुए हम देखते हैं कि कई प्रकार की विविधताएं कई सारे समाजों में देखने को मिलती है, चाहे वह धर्म आधारित हो, भाषा आधारित हो, जाति या प्रजाति आधारित हो। इन विविधताओं से भरे हुए हमें समाज दिखते हैं, राज्य दिखते हैं और देश दिखते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं और विविधताओं की वजह से हम कहेंगे कि समाज में बहुत सारे समूह और सामाजिक समुदाय पाए जाते हैं। इन्हीं विविधताओं के पश्चात हम कहते हैं कि समाज में सामाजिक असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम सामाजिक विषमताएं भी कह सकते हैं। और यदि भारत की बात की जाए तो मुख्यतः भारत में किन किन क्षेत्रों में असमानताएं देखने को मिलती हैं, तो हम कहेंगे लिंग के आधार पर भारत में विषमता या असमानता देखने को मिलती है। धर्म के आधार पर भी भारत में असमानता या विषमता देखने को मिलती है। और तीसरी जो मुख्य विषमता है वह जाति आधारित है। तो इस प्रकार से यदि भारत की बात की जाए तो यह विषमताएं कौन से मुख्य बातों में देखने को मिलती है, तो लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर यह विषमताएं देखने को मिलती हैं। और उसमें भी हमने लैंगिक मसलों की बात की थी कि किस प्रकार से भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने जो है पुरुष और महिला को शारीरिक बनावट के आधार पर तो समान बनाया है, दोनों को ही समान शारीरिक गुण दिए हैं, लेकिन उसके पश्चात समाज कुछ ऐसी विशेषताएं महिलाओं से अलग रूप से जोड़ देता है। उन्हें जो है कमज़ोर दिखा दिया जाता है, उनको जो है घरेलू कामकाज के लिए उपयोगी मान लिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं को सामाजिक मान्यता के अनुसार दोयम दर्जे पर रखा जाता है और यहीं से लैंगिक मसलों की बात उठती है और यहीं से पुरुष की प्रधानता की बात भी आने लगती है। और यहीं हम बात करते हैं कि भारत का जो समाज है वह पितृ प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। यहाँ पर पिता की सत्ता चलती है, यहाँ पर पुरुष प्रधानता चलती है। इस कारण परिवार के मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में, सार्वजनिक मामलों में सभी जगह पर पुरुष की मान्यता और पुरुष की सोच और मानसिकता को ही प्राथमिकता दी जाती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन्हें बहुत सारे भेदभावों से गुजरना पड़ता है। इस कारण ही महिलाओं के लैंगिक मसले भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि नारीवादी आंदोलन जो वैश्विक स्तर पर चल रहे थे वह भारत में भी उठाए जाते हैं। भारत में भी यह आंदोलन अपना स्थान बनाते हैं, जिसमें कि पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की जाती है और महिलाओं को अधिकार देने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, जो कि नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या भेदभाव महिलाओं के प्रति होता है, नारीवादी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं और क्या परिणाम होते हैं, और वैश्विक पटल पर भारतीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी किस प्रकार की है, या फिर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी वैश्विक स्तर पर यदि हम दूसरे देशों से देखें, तुलना करने पर कितना अंतर देखने को मिलता है, आइए जानते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। हमें मालूम है कि सामाजिक रूप से हम प्रगति कर रहे हैं, हम आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी भारत की प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता पाई जाती है और इस कारण भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है, जिसके प्रति सभी पुरुषों को अपने अपने कर्तव्य का दोहन करना होगा। इस कारण महिलाओं को जो है वह प्राथमिकता नहीं दी जाती और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि एक विवाहित महिला पुरुष
सदैव यह चाहते हैं कि घर में एक बेटी का जन्म ना होकर के एक बेटे का जन्म हो, क्योंकि महिला का जो भविष्य है वह जिम्मेदारियों से भरा हो जाएगा। इस कारण हमेशा बच्चे की चाह के रूप में भी वह एक लड़के को ही मांग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है महिलाओं को सदैव भारतीय समाज में पितृसत्तात्मकता की वजह से एक जिम्मेदारी ही समझा जाता है, एक बोझ ही समझा जाता है। लेकिन इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है जब महिलाओं की शिक्षा बढ़ रही है और महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं और रोजगार प्राप्त करके वह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठा रही हैं। लेकिन फिर भी आज भी गांवों में और भारत के उन पिछड़े इलाकों में महिलाओं को एक जिम्मेदारी ही समझा जा रहा है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं। तो समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, इस प्रकार की रूढ़ियां हैं जिसमें कि महिलाओं को एक जिम्मेदारी समझा जाता है और उनके विकास के लिए उनको बहुत ही कम अवसर मिलते हैं। जैसे कि शिक्षा के लिए उन्हें बाहर भेजना, उन पर प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से खर्च करना या फिर अच्छी स्कूलों और कोचिंगों में उन्हें डालना। तो इस प्रकार के विकास के अवसर जो है महिलाओं को नहीं मिलते, बच्चियों को भी नहीं मिलते। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत में जो सामाजिक और पारिवारिक माहौल है वह रूढ़ियों से भरा है और महिलाओं को और बच्चों को इसमें जो विकास के अवसर हैं वह नहीं मिलते, जिनके उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, जो संपूर्ण विकास की हम बात करते हैं, उसमें कमी रह ही जाती है। औरतों के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से भेदभाव हैं? तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण भेदभाव के रूप में हम शिक्षा के माध्यम से जो भेदभाव हो रहा है उसकी बात कर सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि महिला शिक्षा जो है भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि यह अंतर जो है धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें जनगणना के आधार पर, यदि हम आंकड़ों को देखें तो वह आज भी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो कौन कौन से भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं भारत में महिलाओं के प्रति? तो सबसे पहले हम साक्षरता की बात कर सकते हैं कि भारत में साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है। तो सीधे सीधे ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में साक्षरता भारत में कम है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में यह 76% है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो इस आधार पर भारत में हम कह रहे हैं कि महिला शिक्षा के प्रति बहुत ही नकारात्मक रवैया देखने को मिलता है। इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी 54 से 76 के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, जो कि महिलाओं की पिछड़ी स्थिति हमें दर्शाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि स्कूल पास करने वाली जो लड़कियां हैं उनकी एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर जा पाती है। यानी कि यदि वह साक्षर हो भी गई हैं, उन्होंने 12वीं तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर भी ली है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में भी यह भेदभाव बढ़ जाता है जब उन्हें कॉलेज में दाखिला दिलाने की बात आती है। यानी उच्च शिक्षा के प्रति भी महिलाओं का जो अधिकार है उसका भी हनन भारतीय समाज में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए भी महिलाओं को जो है अनुमति नहीं मिल पाती और उन्हें व्यक्तिगत जिम्मेदारियों, पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही रौंद दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या है और सीमित संख्या के बाद में उसमें से भी उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम लड़कियां ही जो है अपना कदम बढ़ा पाती हैं। तो कई सारी जिम्मेदारियां जो हैं उन्हें घेर लेती हैं और उन जिम्मेदारियों के पश्चात वह उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पाती हैं। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि स्कूली परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वह मुख्यतः महिलाओं के और लड़कियों के पक्ष में होते हैं, जिसमें कि लड़कियां कई बार लड़कों से अच्छा करके परिणाम देती हैं। लेकिन फिर भी यह साक्षरता और शिक्षा के स्तर पर हमें महिलाओं और लड़कियों को जो है हमेशा पिछड़ापन ही झेलना पड़ता है। तो जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं होता। यानी कि उनका जो परीक्षा परिणाम है वह लड़कों के या तो बराबर होता है या फिर उनसे भी अच्छा
होता है। तो परीक्षा परिणाम के आधार पर लड़कों और लड़कियों में यदि हम बात करें तो लड़कियां बहुत अच्छे परिणाम देती हैं, लेकिन फिर भी उनको जो दाखिले की बात है, उच्च शिक्षा की बात है, वहाँ पर हमें उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। साथ ही साथ यदि हम बात करें रोजगार के क्षेत्र में, तो अब उच्च शिक्षा के बाद रोजगार की बात आती है और रोजगार में भी हम व्यावसायिक शिक्षा की यदि बात करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से जो रोजगार मिलता है उसकी बात करते हैं, तो इन दोनों में भी लड़कियों की या महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि उच्च शिक्षा के बाद में भी व्यावसायिक कोर्सों में जो है उन्हें दाखिला देने के लिए उन पर खर्च नहीं किया जाता और इस कारण वह रोजगार प्राप्त करने के जो अवसर हैं उनमें भी भाग नहीं ले पाती। तो इस प्रकार से रोजगार के आधार पर भी हमें महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं दिखती। तो हम कह सकते हैं कि आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने संसाधनों को मुख्यतः लड़कों पर खर्च करना चाहते हैं, ना कि लड़की पर। तो लड़के और लड़की दोनों पर बराबर खर्च नहीं किया जाता, इसकी जगह पर लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद किया जाता है और इस प्रकार से महिलाओं की या लड़कियों की जो आगे की पढ़ाई है वह रुक जाती है, उच्च शिक्षा में जो है वह आगे अच्छा नहीं कर पाती हैं। हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले 2 दशकों में वृद्धि होती हुई दिखती है, यानी कि वह नामांकित अपना नाम जो है करवा रही हैं, वह दाखिले ले रही हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शैक्षिक नामांकन में आगे बढ़ने से ही यह बात जो है समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि उनको रोज़गार के अवसर देना भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। तो पिछले 2 दशकों में शैक्षिक नामांकन में वृद्धि होती है। माध्यमिक शिक्षा तथा लैंगिक समानता की स्थिति यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं लगभग पुरुषों के समान आ चुकी है, लेकिन अभी भी यदि उच्च शिक्षा की बात की जाए या व्यावसायिक शिक्षा की बात की जाए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी बात की जाए, तो इस क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में आज भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो माध्यमिक शिक्षा तो तक महिला शिक्षा की जो समानता है वह लैंगिक समानता हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसके पश्चात जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर फिर से महिलाओं की स्थिति हमें पुरुषों से कम ही नज़र आ रही है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। चूंकि हम उच्च शिक्षा के प्रयास नहीं कर पा रहे, हम प्रोफेशनल कोर्सेज में व्यावसायिक शिक्षा में उनको दाखिला नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनका नामांकन बहुत कम होता है। इस कारण जो ऊंची तनख्वाह वाले जो भी पद हैं वहाँ तक वह पहुंच ही नहीं पाती, उन्हें अच्छे रोजगार बहुत कम ही मिल पाते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, यानी कि काम की दृष्टि से भी महिलाएं जो है पुरुषों से 1 घंटा ज़्यादा रोज़ाना औसतन काम करती हैं, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए कम पैसे मिलते हैं, जिसमें कि हमने बात की थी कि महिलाओं के कार्यों को मूल्यवान नहीं समझा जाता। तो कम पैसे मिलते हैं, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। यानी श्रम के आधार पर भी हमें लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है। महिलाएं पुरुषों से अधिक घंटे काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको मेहनताना जो है, जो पारिश्रमिक है, वह पुरुषों से सदैव कम मिलता है, जो कि लैंगिक श्रम विभाजन का प्रमुख कारण है, जो कि लैंगिक आधार पर हमें भारत में श्रम विभाजन देखने को मिलता है। महिलाओं के रोजगार की भी यदि हम बात करें तो इसकी भी अंडर रिपोर्टिंग होती है और कई सारे कार्य जो महिलाएं करती हैं उनको गिना ही नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं रोजगार के आधार पर महिलाओं की अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, अर्थात महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों में और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किए गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में जगह नहीं दी जाती, सकल घरेलू उत्पाद में उन कार्यों को नहीं जोड़ा जाता। तो इस प्रकार से भी यह रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की बात जो है वह भी हमें कम ही दिखती है, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य है उनको जो है इस जीडीपी में जोड़ा ही नहीं जाता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे भारत में समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम तो बन गए हैं, जिसमें कि यह कहा गया है कि लिंग के आधार पर मजदूरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, पुरुष और महिला को समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक कागजी बात बन करके रह गई है। कानून बनने के पश्चात भी इस मामले में हमें
भेदभाव देखने को मिलता है और महिलाओं को आज भी कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है। तो समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला। फिर भी काम के हर क्षेत्र में, यानी हम कह सकते हैं खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। तो इस प्रकार से कानून तो बन जाते हैं, लेकिन वह वास्तविक रूप से कितने उपयोगी हो रहे हैं, क्या समाज में उसके आधार पर सुधार कार्य हो रहा है अथवा उसी तरीके से वह ढर्रा पहले जैसा ही विद्यमान है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समान काम के लिए समान मजदूरी कानून तो बन जाता है, लेकिन महिला और पुरुष का जो पारिश्रमिक है वह आज भी समान नहीं देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो अगला भेदभाव हमें महिलाओं के प्रति देखने को मिलता है वह है कि लिंग के आधार पर बच्चे की चाह रखना, जिसमें हम देखते हैं कि भारतीय समाज में सदैव एक लड़की के आधार पर एक बच्चे की चाह जो है नहीं की जाती और इस आधार पर भी महिलाओं के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है, क्योंकि एक लड़की को सदैव एक जिम्मेदारी समझा जाता है। तो भारत के अनेक हिस्सों में माता पिता को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के इस तरीके से, इस मानसिकता से हम हमेशा रूबरू होते हैं और आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं कि कहाँ पर जो है इस प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं। जो भ्रूण हत्या का जो समस्या है वह समाज को झेलनी पड़ रही है। तो इस आधार पर भी हमें देखने को मिलता है कि यह किस प्रकार से भेदभाव महिलाओं के प्रति हो रहा है और लिंग के आधार पर भेदभाव का यह एक प्रमुख उदाहरण है। इससे देश का लिंगानुपात जो है वह गड़बड़ा जाता है। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो है वह लिंगानुपात कहलाती है। इससे देश का जो लिंग अनुपात है वह गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि लड़के की चाह भारतीय समाज में ज़्यादा होती है और उसके पश्चात में यदि लड़की पैदा हो जाती है तो उसके साथ में कहीं कुकृत्य किए जाते हैं, जैसे कि हम भ्रूण हत्या की बात कर सकते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर भारत में लिंगानुपात की जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है और यदि हम देश का लिंगानुपात की बात करें तो 2011 के अनुसार यह लिंगानुपात 919 रह गया है, जो कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी कि 1000 बच्चियों पर 919 ही है, जो कि बहुत बड़ा अंतर होता है और यह एक नकारात्मक तथ्य है, नकारात्मक आंकड़ा है, जो कि इस समाज की सच्चाई को दिखाता है। आने वाले भविष्य में यह लिंगानुपात की स्थिति हमारे लिए डराने वाली है। भारत के कई स्थानों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं-कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, वह भी बढ़ते हुए दिखता है। कई प्रकार के अपराध महिलाओं के प्रति होते हुए हमें दिखते हैं और यह सभी क्या है, यह सभी महिलाओं के प्रति भेदभाव का ही उदाहरण है। उनके प्रति हो रहे अत्याचार भारत के समाज के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तो इस प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित होते हैं। इसमें भी हम बात कर सकते हैं, महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं होती और घरों में सुरक्षित नहीं होती इसका अर्थ यही है कि उन्हें घरेलू हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। यद्यपि घरेलू हिंसा के लिए 2005 में कानून भी बना दिया गया था, लेकिन फिर भी भारतीय समाज की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं घर के अंदर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा पाती। चाहे कानून के अंदर इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, जिसमें कि हम घरेलू हिंसा की यदि बात करें तो वह आज भी नहीं रुक सकी है। आज भी वह देखने को मिलती है और उसमें से भी कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर महिलाएं इन घरेलू हिंसा के प्रति कभी भी बाहर आकर के नहीं बता पाती हैं और अपने प्रति होने वाली हिंसा को जो है कानून के समक्ष नहीं ला पाती हैं, या फिर ऐसी ही निगरानी वाली अन्य संस्थाओं, जैसे कि हम किसी NGO की बात कर सकते हैं, हम महिला आयोग की बात कर सकते हैं, उनके
सामने नहीं लेकर के आ पाती हैं और पूरे जीवन इस प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना वह करती रहती हैं। तो महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। यदि हम बात करें कि यह भेदभाव जो है वह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक कलंक के रूप में है कि आज हमने इतनी प्रगति कर ली है लेकिन फिर भी लैंगिक आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसके लिए आवश्यक हो गया है कि वर्तमान समय में वर्तमान सरकार के साथ साथ भारत के नागरिकों को भी इसके लिए प्रयास करने होंगे और व्यक्तिगत स्तर पर यदि प्रयास किए जाएंगे तो यह लैंगिक भेदभाव जो है वह प्रत्येक परिवार से भी खत्म हो सकता है, समाज से भी समाप्त हो सकता है और देश में भी इसकी स्थिति सुधर सकती है। तो इस प्रकार से लैंगिक भेदभाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना होगा। अब हम जानते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी किस प्रकार की है, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। तो हम बात कर सकते हैं कि भारत में महिलाओं की समाज में स्थिति अच्छी नहीं है। भारत का पितृसत्तात्मक समाज है जो कि पितृ प्रधान है और यहाँ पर हम कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति राजनीति में भी अच्छी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है। जब हम शैक्षिक स्थिति अच्छी होते हुए देख रहे हैं, हम रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को आगे होते हुए देख रहे हैं और उसी तरीके से महिलाएं जो है राजनीति को भी अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए चुन रही हैं, जहां पर वह राजनीति में आकर एक अच्छे नेता के रूप में अपने कार्य कर रही हैं और दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश भी कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो राजनीति में हमें कई सारी महिला नेताएं देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से यदि भारत में बात की जाए तो भारत में भी राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद एक महिला के द्वारा धारण किया गया है और उसी के परिणाम स्वरूप चूंकि उन्होंने अपने अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, तो भारत की सभी महिलाओं के लिए उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य किया है और धीरे धीरे अब महिलाएं जो है राजनीति में आगे आ रही हैं और सभी रूढ़ियों को इसके लिए वह तोड़ भी रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि आज भी हमें महिलाएं जो हैं घूंघट में राजनीति करती हुई दिखती हैं और साथ ही साथ पितृ प्रधान समाज की वजह से यह भी देखने को मिलता है कि महिलाएं जो हैं वह अपने घर के किसी पुरुष सदस्य के अनुसार जो है राजनीतिक मामलों पर अपने निर्णय लेती हैं या फिर वह एक दोयम दर्जे पर रह करके वह अपनी पद का पूरी तरीके से खुद प्रयोग ना करके अपने किसी परिवार के पुरुष सदस्य के अनुसार उस पद का सदुपयोग करती हैं या उस पद पर अपने कार्य या जिम्मेदारियों को वहन करती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता भारत में है। आइए देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। तो भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यदि हम बात करें तो कौन से देशों में यह प्रतिनिधित्व संतोषजनक है, तो हम कहेंगे विकसित देशों में भी यह प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है। जैसे कि हम बात करें अमेरिका की और यूरोप के कई सारे देशों की, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वह संतोषजनक आज भी नहीं है। यानी इन विकसित देशों में भी महिलाओं के लिए राजनीति में अच्छा स्थान देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से भारत में जो सुधार हो रहा है वह सकारात्मक है, लेकिन दूसरे देशों में जो कि विकसित देश है वहाँ पर आज भी लैंगिक आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व समान नहीं देखने को मिलता है। महिलाओं के कल्याण या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये इस प्रकार से हमें उनके कल्याण यानी कि जो आधी आबादी है यानी महिलाएं जो हैं उनके कल्याण और उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देखने को नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप भारत में ही नहीं विश्व में हमें बहुत सारे नारीवादी समूह देखने को मिलते हैं जो कि नारीवादी आंदोलन चलाते हैं और वह इस प्रकार की मांग करते हैं कि आधी आबादी को अपने अधिकार मिलने चाहिए, वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। इस प्रकार का समाज में माहौल होना चाहिए और इस प्रकार से यह नारीवादी आंदोलन जो है समय समय पर हमें विश्व में होते हुए दिखते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्योंकि महिलाओं यानी आधी आबादी के कल्याण के लिए कई कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा
तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। तो नारीवादी आंदोलन की मांग हो जाती है कि सत्ता पर काबिज महिलाओं को होना चाहिए, सत्ता पर जो है महिलाओं का नियंत्रण होना चाहिए, तभी जो है यह समस्या जो है समाप्त हो सकती है, महिलाओं के प्रति समानता का व्यवहार हो सकता है। यदि सत्ता में स्वयं कौन होंगी? महिलाएं ही होंगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यानी कि नारीवादी आंदोलन के माध्यम से इस मांग को रखा जा रहा है कि सत्ता में जो भी व्यक्ति आएंगे उसमें से एक निश्चित स्थानों पर महिलाओं की ही सीटें आरक्षित कर दी जाएं, और उन स्थानों पर यदि महिलाएं चुन करके आएंगी तो इस प्रकार से सत्ता में यदि महिलाएं आ चुकी होंगी, सत्ता में यदि साझेदार महिलाएं हो जाएंगी तो उनका प्रतिनिधित्व अच्छी तरीके से हो सकेगा, उनके कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण हो सकेगा और समानता के लिए कार्य और सुधार किए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से इन नारीवादी आंदोलनों के द्वारा यह मांग की जाती है कि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से कुछ पद जो हैं वह महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए जाएं, आरक्षित कर दिए जाएं, जिससे कि उन पदों पर महिलाएं ही आगे बढ़ें, उन पदों पर महिलाएं ही चुन करके आएँ, जिससे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके और उनका सुधार कार्य किया जा सके। भारत की यदि हम विधायिका की बात करें, विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था, तो भारत की जो विधायिका है में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो है बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से भारत की विधायिका में महिला सदस्यों का अनुपात कम होने की वजह से भारत में यदि इस प्रतिनिधित्व को आगे लाने के लिए महिला आरक्षण की बात की जाए तो प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से वह महिला आरक्षण का जो प्रस्ताव है वह पास ही नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इस प्रतिनिधित्व को यदि बढ़ाया जाएगा तो महिला आरक्षण का जो बिल है वह पास हो जाएगा और उसके पश्चात में सत्ता में महिलाएं जो हैं आगे आ पाएंगी और उसके पश्चात वह इस प्रकार की नीतियां बना पाएंगी जिससे कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। तो इस प्रकार से भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में यदि हम बात करें यानी संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 के जो चुनाव हैं उसमें ही बढ़ी थी, जो कि 14.36% तक आ सकी थी, तो जो कि बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कदम है। लेकिन पुरुषों की तुलना में यानी 100 में से 14% ही महिलाएं हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही नकारात्मक आंकड़ा भी है। लेकिन चूंकि यह बढ़ रहा है इस कारण हम इसको सकारात्मक मान रहे हैं। तो हम कहेंगे कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 2019 के जो चुनाव है उसमें बढ़ करके 14.36% तक पहुंची है। लेकिन फिर भी यह जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का आज भी बहुत कम है। राज्यों की यदि विधानसभाओं की बात करें यानी कि राज्यों में हमें विधानसभाएं देखने को मिलती हैं तो विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम देखने को मिलता है, जो कि और भी ज़्यादा नकारात्मक आंकड़ा है। यानी कि 100 में से 14% लोकसभा यानी केंद्र में हमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, वहीं राज्यों में यह केवल और केवल 5% तक ही पहुंच पाया है। तो इस प्रकार से राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उसमें 100 में से केवल 5% महिलाएं ही जो है वह एमएलए के रूप में चुन करके आती हैं, वह एक विधायक के रूप में चुन करके आती हैं। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भारत में बहुत ही कम देखने को मिलती है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है और इसमें भी कई सारे देश जो हैं भारत से बहुत आगे हैं। जैसे कि यदि हम बात करें इस डायग्राम की तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या कितनी है, हम प्रतिशत में देखने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे यह सभी देश भारत से आगे हैं और यह भारत की स्थिति है जो कि केवल 11.8% है। यानी 100 में से राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या प्रतिशत में यदि देखी जाए तो भारत में 11.8 है, लेकिन औसत विश्व का जो है वह 24% है और उस औसत तक भी भारत नहीं पहुंच पाया है। यदि हम बात करें सर्वाधिक
विश्व की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कौन से देश में है? तो नार्डिक देशों में यह देखने को मिलता है और नार्डिक देश में यह 42.3% है। उसी तरीके से अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 29.5% यह महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमें राष्ट्रीय संसद में देखने को मिलता है। लेकिन यह घटते घटते भारत में यदि हम बात करें तो यूरोप में भी भारत से ज़्यादा है, फिर सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में भी भारत से ज़्यादा राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इसी तरीके से एशिया में और अरब मुल्कों में भी भारत से ज़्यादा राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। और इस स्थान से हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से राष्ट्रीय संसद में बहुत ही बुरी है और इन सभी देशों से बुरी स्थिति में हमारा स्वयं का देश है। इस कारण भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक चिंताजनक स्थिति में देखने को मिलती है और इसमें भारत को सुधार करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमने देखा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या कितनी है और उसमें भी भारत की स्थिति बहुत ही बुरी है। भारत लगभग अंतिम स्थान पर हमें देखने को मिल रहा है और 11.8% अपने आप में एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा है और यह सभी देश जो हैं यह सभी देश भारत से आगे हैं। इन सभी में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत से ज़्यादा है और भारत से अच्छी स्थिति में यह सभी हैं। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बात की 11.8% और औसत भी 24% है और इस प्रकार से भारत सभी देशों से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बहुत ही पीछे है। कभी कभी यह स्थिति आती है कि कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाती हैं या कोई महिला मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाती हैं, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही जो है वर्चस्व देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यह स्थिति आती है कि कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाती है पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। तो इस आधार पर नेतृत्व के रूप में भले ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक महिला बन जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल में पुरुष ही प्रधान होते हैं, पुरुष ही निर्णय लेते हैं और महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के निर्णय को प्रभावित करने का कार्य पुरुष मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुधार हो रहा है, नेता बन रहे हैं और प्रधान बन रहे हैं, लेकिन फिर भी निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर, निर्णय के अधिकार के आधार पर आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका यह है कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए, यानी कि जो भी निर्वाचित संस्थाएं हैं, जो भी जनता से चुन करके नेता आते हैं और सत्ता में साझेदार बनते हैं, सत्ता में आते हैं, उन सभी में एक निश्चित कोटा, एक निश्चित स्थान महिलाओं के लिए तय कर दिया जाए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुन करके आएँ। तो इस प्रकार का एक उपाय किया जा सकता है जिससे कि राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बढ़े। तो इस प्रकार का उपाय क्या आज तक किया गया है? तो हम कहेंगे हाँ, ऐसा उपाय भारतीय सरकार के द्वारा कर दिया गया है। जब हम स्थानीय निकायों की बात करते हैं, हम पंचायती राज की बात करते हैं, जहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कर दी गई हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है और उस पर केवल महिलाएं ही चुन करके आती हैं। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी घूंघट प्रथा देखने को मिलती है और यहाँ पर भी परिवार के पुरुष सदस्य जो हैं महिलाओं के लिए निर्णय लेते हैं। महिलाओं के पदों पर वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से जो निर्णय करता है वह पुरुष ही होते हैं। तो हम कहेंगे भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था कर दी गई है जहां पर हम कह रहे हैं निर्वाचित संस्थाओं में कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े और ऐसा भारत में पंचायती राज के अंतर्गत किया गया था। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों में और नगर पालिकाओं में 1/3 पद का अर्थ है 33% पद जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं और इन सीटों पर जो है केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं और उसके पश्चात इन जो सीटें हैं इन पर जीत कर भी महिलाएं ही आती हैं। तो 1/3 पद स्थानीय निकायों में हमें आरक्षण के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन यह
सत्ता की भागीदारी का तृतीय स्तर है, यह स्थानीय स्तर है। लेकिन यदि हम राज्यों के आधार पर विधानसभाओं की बात करें, हम संसद के आधार पर लोकसभा की बात करें, तो इन स्थानों पर या इन चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। और जो बिल महिला आरक्षण का लेकर के आया जा रहा है, 33% आरक्षण की बात की जा रही है, वह भी पास नहीं हो पाता, उसमें भी कई सारी अटकलें लगाई जाती हैं। तो आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। और इसका कारण है स्थानीय निकायों में 1/3 पद यानी 33% पद जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इस कारण निर्वाचित महिलाओं की संख्या अब 10 लाख से ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जानी चाहिए। जैसे कि हमने स्थानीय निकाय में प्रावधान किया, उसी तरीके का प्रावधान महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार कहाँ किया जाए। लोकसभा संसद के सदस्य जो हैं लोकसभा में, वहाँ पर भी 33% सीटें आरक्षित की जाएं और राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन यह बिल आज भी पास नहीं हो पाया है। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह पास भी नहीं हो पाया है। इसका कारण क्या है, तो हम कहेंगे इसमें भी अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे रखते हैं, अपने अपने राजनीतिक हितों को देखते हैं और इस वजह से यह आज भी एक बिल के रूप में पास नहीं हो पाया है। तो हम कहेंगे इसका कारण यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ इस विधेयक को लेकर के एक मत नहीं है। सभी के लिए यह जो विधेयक है वह अलग अलग तरीके से चुनौती पेश कर रहा है। सभी के अपने अपने हित हैं, सभी की अपनी अपनी मांगे हैं और इस वजह से वह इस प्रस्ताव पर एक मत नहीं हो पाती। ये पार्टियां जो है एक मत पर नहीं आ पाती और यह बिल आज भी लटका हुआ है, आज भी जो है पास नहीं हो पाया है। महिलाओं का राजनीति में आना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतरी और लैंगिक समानता के लिए अपरिहार्य है। यदि हम बात करें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, हम बात करें महिलाओं का राजनीति में भागीदारी की, तो इससे जो है किसी भी देश में, किसी भी सरकार में एक सकारात्मक कदम उठाया जाता है। इससे देश में जो है सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि एक लैंगिक समानता तो आएगी ही आएगी। साथ ही साथ हम कहेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी यह बेहतर है, क्योंकि हम महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं और लोकतंत्र में यदि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा तो वह लोकतंत्र किस प्रकार का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविकता के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए और वास्तविक रूप से सभी समुदायों समूहों की भागीदारी के लिए महिलाओं का सत्ता में आना और लोकतंत्र में उन सीटों पर जीतना जो कि उनकी कल्याण के लिए कदम उठा सकें, बहुत ही अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि भागीदारी बहुत कम है। और यदि हम बात करें कि भ्रष्टाचार के स्तर पर यदि महिलाएं पदों पर आती हैं, तो ऐसे रिपोर्ट्स बताई गई हैं, ऐसे कई सारे सर्वे और सर्वेक्षण किए गए हैं जिसमें कि देखा जाता है कि जिन देशों में, जिन सरकारों में महिला राजनीतिक रूप से अधिक भागीदारी रखती है, वहाँ पर भ्रष्टाचार में भी बहुत कमी देखने को मिलती है। और इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ना चाहिए। तो जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित एक शोध में, एक रिसर्च में यह सामने आया है कि सरकार में ज़्यादा महिलाओं का होना भ्रष्टाचार को भी सीमित करता है। तो इस प्रकार से हम एक सामाजिक बुराई से भी निपट सकते हैं, हम एक सामाजिक बुराई को भी समाप्त कर सकते हैं। किस आधार पर? यदि महिलाएं जो हैं सरकार में ज़्यादा भागीदार होती हैं तो भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी कम देखने को मिलती हैं। 125 देशों में इस प्रकार का शोध होता है, रिसर्च होता है और इस शोध से पता चलता है कि जिन देशों की संसद में महिलाएं ज़्यादा हैं वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी कम पाया गया है। अतः राजनीति में महिलाओं के बगैर टिकाऊ विकास, मानवाधिकार और शांति खतरे में पड़ जाएगी। ज़रूरी है इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए कि महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाया जाए, सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास जो आवश्यक हैं वह किए जाएं। रवांडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम जैसे देश दर्शाते हैं कि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोटा ज़रूरी व
उपयोगी उपाय हो गया है। यानी कि कुछ निश्चित पद हो जिन पर कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चुन कर के आएँ, और इस प्रकार का कोटा जो है वही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ा सकता है। वहीं हम बात करें क्यूबा की, मेक्सिको, नॉर्वे और स्वीडन के मामले बताते हैं कि महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण हासिल करने के लिए सुधार न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ज़मीनी स्तर पर समाज में सुधार लाने और स्त्रियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण बदलने में भी यह मदद करता है। तो इस आधार पर भी समाज में सुधार होने के लिए भी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। लैंगिक विभाजन इस प्रकार से इस बात का एक उदाहरण है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है, तथा यह भी सत्य है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को सदैव लाभ होता है। तो इस आधार पर यदि लैंगिक विभाजन के आधार पर हम कहेंगे कि यह एक मुद्दा बन जाए, उससे सदैव जो वंचित समूह हैं उनको लाभ होगा, वंचित समूहों के कुछ जो प्राकृतिक अधिकार हैं वह उन्हें प्राप्त हो पाएंगे। तो इस आधार पर कुछ जो मुद्दे हैं उन्हें उठाना और उनका राजनीतिक रूप ले लेना अच्छा हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। तो इस भाग में हमने जाना कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है, भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति वैश्विक देशों की तुलना में किस प्रकार की है और उसके सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और यदि हम बात करें महिला आरक्षण की, तो राजनीति में महिला आरक्षण के किस स्तर पर महिलाओं को भारत में आरक्षण दिया गया है और कौन से स्तरों पर अभी भी इसकी आवश्यकता है। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।